बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास हुआ और इससे पहले 6 इजलास हो चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ उमूर के ऊपर रोशनी डाली गई या उसका जायज़ा लिया गया। ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, फिर ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत क्या थी, फिर ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला क्या है, फिर ये भी देखा गया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट क्या कहता है। फिर वजाहतों पे वजाहतें होने के बावजूद भी आज जो 7वां इजलास है वो भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। एक मेंबर ऐसे हैं कि जिनकी ये राय है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं। कुली तौर पे उन लोगों की राय है कि क्या हम अपने जो ओहदे हैं या अपने जो इख्तियारात हैं उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाएं। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज की राय से ये बादिल नज़र में तासुर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का ख़्वाह नहीं है और इस ज़िमन के अंदर इजलास जो हैं वो इजलास दर इजलास हो रहे हैं और बग़ैर नतीजा ख़त्म हो रहे हैं। किस दिन किसी नतीजे पे पहुँचेंगे जिसके बाद ये फैसला हो पाएगा कि मखसूस नशिस्तें हैं किसकी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो इस वक्त आलमी दौरे के ऊपर हैं और आज इम्कानात ये भी हैं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड का जो इजलास है जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा सर फहरिस्त है, वहाँ से पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर की मंजूरी हो जाएगी। इस ज़िमन के अंदर हमने चाइना को पहले लूप में लिया, फिर सऊदी अरब को लूप में लिया और उनसे जो कर्ज लिए गए थे उनके रोल ओवर की यकीन दहानी करवाई और उस यकीन दहानी के बाद हमें ये उम्मीद है कि IMF से हमारा कर्ज मंजूर हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ मुलाकातें हुई हैं ये पॉलिटिकल अनरेस्ट के खात्मे के लिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एक मुलाकात हुई, उसके अलावा दीगर लोग जो हैं वो अब पैगामात दे रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब भी ये समझते हैं कि सियासत के अंदर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। लेकिन तासुर क्या दिया जाता है कि जब एक तरफ मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हो और दूसरी तरफ उन्हीं के ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर आप हिट कर रहे हो कि जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे हों या उनके लिए एक ज़ख्म के तौर पे हों और आप उसको कुरेदने की कोशिश भी करें, तो फिर मुज़ाकरात किस तरीके से हो सकते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने गुफ्तगू की उनके हवाले से कि जलसे उनके मकासद क्या हैं और आइंदा आने वाले जलसों में अगर आप इंटेंशंस कुछ और लेके आएंगे तो जवाब कैसा दिया जाएगा। मरियम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे। और ये भी मैं बता दूँ, हर जलसा इनका फेल हुआ है। जलसा इनका फेल हुआ, पंजाब में आके धमकाओगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हाथ का इशारा उस पर बाकायदा किया। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की तब्दीली के हवाले से जो बुनियादी फ़र्क है उसको किस तरीके से उन्होंने वज़ा किया है अस्पतालों की कारकर्दगी को लेकर, वो भी ज़रा सुन लीजिए। अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आज पूछे खैबर पख्तूनख्वा से, मैं जिस अस्पताल में जाती हूँ मुझे खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हमने हार्ट सर्जरी प्रोग्राम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शुरू किया, उसमें से बहुत सारे मरीज खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए। तो बजाय इसके कि आपकी तवज्जो आवाम के ऊपर हो, आपकी पूरी तवज्जो है कि किस तरह हमने हमला आवर होना है अपने मुखालिफ के ऊपर। जब आपके नज़रियात ये होंगे अपने मुखालिफ के ऊपर हमला आवर होना है तो फिर गवर्नेंस कैसे हो सकती है। राना साहब, जिस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा ने पहले तो वो जलसों की बात की, एक दरख्वास्त फिर से है 5 अक्टूबर के जलसे के हवाले से और ये कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो क्या समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ऐसे लगा मैंने मौला जट नूरी नत फिल्म का ना कोई डायलॉग सुन रहा हूँ। अच्छा। जब आपने ये लगाया ना सारा, तो मुझे यही महसूस हुआ कि मैं किसी फ़िल्म का डायलॉग सुन रहा हूँ। एक फ़िल्म इंडियन फ़िल्म थी, मैं उसका नाम नहीं लेता, एक उसका डायलॉग ऐसे था, एक मौला जट फिल्म है। मैंने सोचा शायद कि कोई डायलॉग सुना, ओए थे ना आया थे कि ये डायलॉग होते हैं ना, मैंने कहा शायद मैं डायलॉग सुन रहा हूँ। लेकिन बाद में जो कि मैं एकदम मेरा ज़हन फिल्म की तरफ चला गया। अच्छा। फिर मैंने गौर से देखा, नहीं, मेरी वज़ीर आला है, मेरी वज़ीर आला है और वो कह रही है कि मारूंगा इनमें। और फिर जिन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं मुझे तो फ़र्क नज़र कोई नहीं आया। दूसरी, मेरी वज़ीर आला ने कहा कि हम यहाँ पे बड़े अच्छे अस्पताल हैं, तो नवाज शरीफ साहब से अस्पताल ही कोई नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के लिए अस्पताल ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जो यार नहीं बजा, मुझे ये बताओ पहले ज़रा, मुझे एक बात बता दो ना, तुम बड़े अपनी तरफ से MPA बन के बैठे हो, मुझे एक बात बताओ दो, नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ के लिए यहाँ पे अस्पताल नहीं है। वो कहते हैं कि ये आम आवाम का हक है ना, तो वो ये आवाम से बाहर है,
ये कौन सी अवाम है, मुझे बता दें ना। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास तो इस्तात है ना, हम कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं, हमने ये आम आवाम के लिए रखा हो। ये पीछे से पैसे लेके आए थे, इन्हें पैसे पैदाइशी मिले थे, तो वो तो कहते हैं पैदाइशी मिले हैं। शरीफ साहब जो है वो अच्छा कमाते थे। शरीफ साहब ने भी तो यहीं से कमाया ना। दूसरी बात यह है, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो वालदे ग्रामी हैं इनके, और ससुर हैं जनाब हज़रत कैप्टन सफदर साहब के, वो KPK सिलेक्शन आ रहे थे, ठीक है, और वो KPK सिलेक्शन आ रहे हैं। अगर KPK में सेहत की सहूलत नहीं है, अगर KPK में गुड गवर्नेंस नहीं है, अगर KPK में अवाम खुश नहीं है, अगर KPK में कोई चीज़ भी अच्छी इनको नहीं है, तो फिर ये समझा दें कि ये वो इलेक्शन जिस इलेक्शन में इन्हें हर किस्म की सपोर्ट मौजूद थी, उस इलेक्शन में मियाँ साहब खुद नहीं वहाँ से जीते, इनके उम्मीदवार वहाँ से नहीं जीते, तो फिर इनके पल्ले क्या है? पल्ले नहीं कहते लाद कर दी मेला मेला। तो राणा साहब मैं यार राणा साहब बात या छेड़ा ना करें। आपकी बात आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। हमारे गेस्ट बीच में ज्वाइन कर चुके हैं, हमें दानियाल अजीज साहब सीनियर सियासतदान हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन कमेंट जरा राणा साहब का ले रहा हूं। एक नुक्ते के ऊपर सुई अटकी हुई है राणा साहब की। नहीं, दानियाल साहब ऐसे ही है ना, इनकी आदत का हिस्सा है। इनके अंदर से ना मुस्लिम लीग नून जाती नहीं है। मरियम साहबा की तकरीर सुनाई, मुझे लगा कि ऐसा कोई मौला जट है। अब कहते हैं जी वो बड़े अच्छी जी, बहुत सारा कुछ सब कुछ अच्छा है जी, उनके अस्पताल बड़े अच्छे हैं फला। और मियाँ साहब को भी कहीं यहाँ पे इलाज करा ले, शहबाज साहब को भी कहीं यहाँ पे इलाज करा ले, यहाँ पे इलाज कराते नहीं। और अपना जो इनके अस्पताल है इतने महंगे, अल्लाह की कसम वहाँ को जा नहीं सकता। दानियाल साहब मैंने कहा कि वो समझते हैं कि ये अवाम के लिए, हम तो इस्तात रखते हैं, हम तो बाहर भी इलाज करवा लेंगे। पिछों लैके आए ने उन्होंने नोट अल्लाह मियां आसमान तो सुटे ने, उन्होंने कहा दरख्त लगे ने, नोट उथों लगे। दानियाल साहब के कमेंट, दानियाल साहब के वाला साहब इनसे ज्यादा सीनियर सियासतदान थे। दानियाल साहब को कमेंट ले लेते हैं सर। जी सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाने का। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी ये जो जुडिशरी अस्पताल में दाखिल होने जा रही है, वो तो अस्पताल इधर ही बनाया जा रहा है जिसमें इन्होंने दाखिल करना है पूरी जुडिशरी को। और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ तो जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं उनको हल करने में कोई दुश्वारी आई हो और उसकी वजह से अवाम की फलाह के लिए या किसी एक ऐसे अहम मसले के लिए ये चीज़ें आगे बढ़ रही होती तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर है, ये जो बिजली के बिल है, यहाँ पर इन्होंने 490 अरब चोरी का दावा किया कि हम पकड़ लेंगे, इस साल और बढ़नी है। और बजाय कि उसका कोई पुख्ता हल बताएं, क्योंकि उनका माजी का जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच था वो तो फेल हो गया। और ये 2 महीने की चेपियां लगा के IMF से डांट डपट खा के तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई और हल नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि जी हमने बोर्ड्स लगा दिए हैं इन डिस्कोस में, ये मैं आपको बता दूं कि ये तमाम डिस्कोस जो है इस वक्त मल्टी ईयर टैरिफ में है। मल्टी ईयर टैरिफ में जो सारे फैसले हैं वो नेपरा की रेगुलेटरी पावर्स के तहत होते हैं। बोर्ड एक तस्मा भी नहीं खोल सकती, ना एक पेंसिल हिला सकती है। तो ये ऐसे झूठ और ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों आवाम को लगा रहे हैं? IPP से इनका कोई सौदा हुआ नहीं, बात ये कर नहीं सके। चीन ये गए थे, वहां से इनको कुछ मिला नहीं। और अब आके तो 11% पे हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से $2 अरब उठाया है। ये पाकिस्तान की तारीख में बजाते खुद एक रिकॉर्ड है। यानी आने वाली नस्लों को आप कर्ज में डबो के और आप दांत निकाल रहे हैं कि जी हमने IMF से सेटल कर लिया प्रोग्राम। खुद IMF के जो लोग हैं सीनियर, वो परेशान है कि ये कैसा मुल्क है कि 11% इसने पैसे लिए, हमने तो इस पे मजबूर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बड़े बड़े नारे मारे थे इनको तो मिला ही कुछ नहीं। अब आज आके दुम दबा के तो ये 11% पे पैसे ले लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि इससे फिर हमारा कौमी खसारा जो है वो बढ़ेगा और फिर ये महंगाई का दौर जो है उसकी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। गो के अभी भी महंगाई जो है वो डबल डिजिट में है। अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें वो अभी भी 12-13% पे है। तो गरीब जो है वो तो पिट रहा है, मिट गया बेचारा मिडिल क्लास, और कोई पुरसाने हाल नहीं है और इनके पास हल भी कोई नहीं है। और बजाय इसके कि ये बताएं कि इसका हल करें, कहते हैं जी इसके लिए सियासी इस्तेकाम करना चाहिए। और पूरी जुडिशरी उधेड़ने के लिए आपको सियासी इस्तेकाम नहीं चाहिए। जो वो आप हिम्मत कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी में भी हिम्मत करें। असल बात ये आपकी रेडी खाली है। ये 14 अगस्त को इन्होंने प्लान अनाउंस करना था, बड़े धूमधाम से शायाना बजाए जा रहे थे। कोई टेक्रान साहब आ रहे हैं, कोई होम ग्रोन है, कोई ये कंसल्टेंट, कोई वो कंसल्टेंट। और 14 तारीख आई और इतने ऐलानात हुए कि जी अभी बस, और हम बके बके रह गए, वो दुम दबा के भागे।
और आज तक जो है वो इकोनॉमिक प्लान ही नहीं सामने आया। वो भाई तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है कोई, तो IMF क्या करेंगे? दानियल साहब मुझे ये बता दीजिए अजीज साहब के क्या IMF से पैसे मिलने के बावजूद भी मुल्क की मौशियत किसी जगह खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। देखें IMF जो है ना, यही तो रोना है, यही तो अफसोस की बात है कि IMF को दिखाया जा रहा है आवाम को कि ये हम हाल पे निकल चले, अब मामला ठीक होने जा रहे। IMF सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, नाक को इतना पानी से ऊपर रखता है। ये स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें कोई जो हम ख्वाब देख रहे हैं कि हम एशियन टाइगर बनेंगे और इतनी नंबर की मईशत बन जाएंगे दुनिया में, उसमें एक कतरा सच नहीं है। वो गुफ्तगू हो ही नहीं रही है। वो तो 14 अगस्त को सुनानी थी और उसी से भाग गए। दानियल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अभी जो तब्दीलियां की जा रही हैं आइन को लेके और उसकी जो सिफारिशात मुरतब की जा रही है, मुआशी मंजरनामा हाथ में नहीं है, तो फिर ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो ये वो 100 झूठ आप गिनते जाएं, आप ये पूरे करके दिखाएंगे। क्योंकि असल बात तो ये है कि जो इलेक्शन है वो तो 8 तारीख को हुआ ही नहीं, इलेक्शन तो 9 तारीख को हुआ, सारी दुनिया ने देखा है। तो उसको अब जो है कवर करने के लिए ये सारा जो है ना एक अजीबोगरीब तमाशा सरंजाम दिया जा रहा है। तो वो तो एक अलग बात है। आप मुझे ये बात बताएं, जो मुझे तकलीफ है वो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान में इनका यकीनी खात्मा कैसे बनाना है। हमारा नौजवान तबाह हो गया, कुछ नहीं किया इन तीनों जमातों ने। मैं तो कहता हूँ तीनों को वजीर आजम बना दें, इमरान खान साहब को भी रिहा करके उनको भी वजीर आजम बना दें। ये क्या FBR जो ठीक नहीं हो रहा नून लीग से, तो ये हमाद अजहर ने ठीक करके देना हमें? नहीं, क्यों ना ऐसा किया जाए? नहीं, ऐसा क्यों ना किया जाए? खत्म ही कर दीजिए। ये जो पावर सेक्टर ठीक नहीं हो रहा, दानियल साहब ऐसा क्यों ना किया जाए? मियां साहब बात सुने, ये जो पावर सेक्टर ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये क्या अगर फर्ज करें वो बगले में जाते आ जाएंगे, वो जो फोन की बत्ती ऑन करके ऐसे वो नाचते हैं सारी रात, तो वो क्या ये उमर अयूब साहब ने ठीक करके देने? उन्होंने अपना जोर दिखा दिया, वही तो हम भुगत रहे हैं सारे। तो ये किसने करना है? ये तो महज बातें हैं। आप क्या समझते हैं किसने करना है? दानियल अजीज साहब, ये किसने करना है? मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है डॉलर का रेट क्या है। वो सदके जामा में है, मुझे कोई बताता है कि तुम तो वज़ीर आज़म है, कुछ कर लो। मतलब एक फख्र से बता रहे हैं और पूरी कौम यहाँ मतलब इंतजार में बैठी कि जी अभी कुछ माशाल्लाह लफ्ज निकलेंगे इनके मुंह से, को हमें रास्ता दिखाएंगे। को खुदा खौफी यार, ये कोई छोटा मुल्क है? दानियल साहब, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दानियल साहब, इस मुल्क का मुस्तकबिल कौन ठीक करेगा आपकी नजर में? फिर क्या कोई ऐसी कुव्वत आएगी? आएगी तो कब आएगी जो आगे इस कौम का मुस्तकबिल ठीक करेगी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 32 साल सियासत किया। मैं 1991 में पहली दफा इलेक्ट हुआ था और मैं फख्र से कहता हूँ कि मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने पाकिस्तान के पूरे के निज़ाम को, जो ऑडिट का निज़ाम है, जो फाइनेंस टैक्सेशन का निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, इवन यहाँ तक कि हल्का बंदी की जो रिफॉर्म्स है और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, इसमें पुलिस ऑर्डर है, क्या कुछ नहीं है, ऑडिट एंड अकाउंट्स का पूरा निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन सर्विस है, ये सब मेरे हाथ की बनी हुई है, आज तक चल रही है। सिर्फ क्या कि जो इख्तियारात दिए थे वो उधेड़ दिए। क्यों? कि इंतजामिया और ये जो बड़े बड़े खानदान हैं, ये कहते हैं कि जी हम बैठ के फैसला करेंगे तो लोग आके हमारे पांव पकड़ेंगे और हमें इस्लामिया देंगे। क्योंकि बुनियादी तौर पे सस्ती शोहरत के अलावा इनके पास बेचने को है ही कुछ नहीं। कभी एक किताब नहीं पढ़ी इन्होंने, सारों ने मिलके। अच्छा दानियल साहब, आप क्या समझते हैं? बात की जाती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कि उसके अंदर आईनी अदालत का कयाम मौजूद था, लेकिन उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत में जो जजेस तैनात किए जाने थे उसका तरीक़ाकार भी मौजूद था और उनका कैरेक्टर भी मौजूद था कि मौजूदा या साबिक वफाकी काबीना के किसी मेंबर का डायरेक्ट या उनके ख़ानदान का कोई केस ना सुना हुआ हो, PCO के तहत हलफ ना उठाया हुआ हो, उसके अंदर मेंबर कौन होंगे, तयनाती क्या होगी, एक हिस्से पे सिर्फ अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है। बकिया मीसाके जमहूरियत के मुसव्वदे को फरामोश क्यों किया जा रहा है? वो सारे का सारा इसलिए था, जो बात आप बीच में से छोड़ गए हैं वो मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। उस वक्त जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और इसमें जो इक़दामात लिखे थे वो सारे के सारे इसलिए थे कि जमहूरियत के ऊपर डाका ना मारा जाए।
और यहाँ पे तो गंगा उल्टी बह रही है। ये तो सारी तैयारी ही डाका मारने के लिए की जा रही है। आप कैसे दोनों को बराबर रख सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा झूठ है जो ये कहता है कि जी देखिए हमने तब वादा किया था तो अभी जो कुछ आप कर रहे हैं वो तो सरासर इसलिए कर रहे हैं कि इंसाफ मिल ही ना सके। उस वक्त तो आपकी जुबान ही और थी। कैसी बात कर रहे हैं? 187 केसेस हैं दानियाल साहब टोटल आईनी जो अदारों के केसेस हैं ना, उनकी तादाद है सिर्फ 187। बाकी तो केसेस फौजदारी है, दूसरे हैं। क्या 187 केसेस के लिए इतना कुछ करना आप समझते हैं बहुत मुनासिब है? तो 5 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आईनी अदालत आईनी जो केसेस है उनके हवाले कर दिए जाए। देखें, जो सबसे बड़ी तौहीन होती है ना किसी अदालत की, जो जुडिशल इंडिपेंडेंस की वायलेशन है, वो तब है जब एक जुरिस्डिक्शन के तहत एक अदालत सीज्ड हो जाती है एक मैटर के साथ, यानी उसके ऊपर वो फैसला दे रही है, चाहे कोई इंटरम ऑर्डर हो, चाहे वो अभी हियरिंग्स कर रही हो, चाहे उसकी जो है ना जिरा चल रहा हो, तो उससे हटा के इस शुनीद पे कि वो फैसला जो आएगा या जो आ चुका है वो आपको पसंद नहीं है, ये सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है। ये सबसे बड़ा वार है अदलिया पे और इंसाफ पे। और आपका क्या ख्याल है, ये आईनी अदालत बना के क्या हो रहा है? एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये दिन दिहाड़े जो पूरे का पूरा निजाम जो है अदल और इंसाफ का, इसको उल्टा रहे हैं। इसमें अच्छा होता अगर ये तरीके इंसाफ वाले बजाय सिर्फ के दूसरे की इक़दाम को बुरा भला कहते हुए ये अपना मसवदा लेके आते। आखिर इनका नाम ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने होमवर्क किया होगा ना। आप हैरान होंगे कि वो बेचारी रेडियां खाली है, उधर भी रेडियां खाली है। ये जो अभी JUI कह रही है कि हम अपना मसवदा ला रहे हैं, ये PTI ने तो नहीं कहा, जिनका नाम ही तरीके इंसाफ है। और भाई इंसाफ का निजाम की धज्जियां उड़ने लगी हैं, आपकी तरजीहात किधर है? आप क्या बेचते हैं? बताएं ना हमें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ये तो सब मानते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का मयार जो है वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के तहत चलता है। एक दादा केस लगा और उसके पोते जो है वो लड़ते हैं, कभी फैसला नहीं होता। तो वो तो मसले हैं, तो उसका हल क्या है? फिर कुछ बताएं ना। तो इसलिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर हम इसके ऊपर जो है ना वाज़े बताएंगे कि असल ये दानियाल साहब मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अर्सा पहले हमारे ही प्रोग्राम में कहा था, इसी में डाल लें, आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि नई जमात आ रही है जो सब कुछ समेट लेंगे, वो कब आ रही है? कि ये जो बेचा जा रहा है इंसाफ के नाम में कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए किया जा रहा है, उसको हम जो है ना बिल्कुल नंगा करके आपके सामने पेश करेंगे कि असल लोगों के मसाइल ये है, उसका हल ये है। ये जो चूरन बेचा जा रहा है उसके नाम में, इसको आप मत तस्लीम करें। ये जो है इसको बोले कि ये वही चीज है जो ये है और ये डाका है। दानियाल साहब, राना साहब जो पूछ रहे हैं कि वो नई जमात जिसका आपने इसी प्रोग्राम में ऐलान किया था, वो कब आएगी? बिल्कुल, उसके ऊपर बिहाइंड द सीन्स बहुत काम हो रहा है, बड़ी मेहनत हो रही है। और मुझे जो अभी मालूमात मिली है वो ये है कि इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक आपको उसकी कोई ना कोई अमली शक्ल नजर आ जाएगी। सर ये मालूमात दे कौन रहा है? ये जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन है? हम वही पूछना चाहते हैं, जो सबको लाते हैं वो है या कोई और भी है? मैंने आपको बताया, मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में बताया, आज मैं दोबारा आपकी वसात से दोहराना चाहता हूं कि देखें, इट्स नॉट अबाउट द मैन और द मैन, इट्स अबाउट द प्लान। अभी नून लीग में, PTI में, ये पीपल्स पार्टी में कितने अफराद हैं बड़े नामवर, बड़े बड़े, कहाँ है प्लान इनका? अगर पीपल्स पार्टी के पास कोई मईशत के लिए प्लान होता तो वो अभी दबा के बैठे होते। उन्होंने कहना था कि ऐसे नहीं जी, आप ऐसे करें, IMF के साथ ये शराइत बनवाए। वो तो चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास बेचने को कुछ नहीं, उनके पास तो फाइनेंस मिनिस्टर तक नहीं है, अभी नून लीग के पास भी नहीं है, मांगे के लाते हैं सारे ये PTI वाले भी। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इट्स अबाउट द प्लान। प्लान को देखें, प्लान सामने आएगा तो आप उसको तोल सकेंगे, आप उसको समझ सकेंगे। वो बताएगा कि ये रास्ता है महंगाई और बेरोजगारी के यकीनी खात्मे का। अच्छा दानियाल साहब, आपको क्या लगता है कि इस पूरे सियासी अमल में मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार क्या रहेगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब का अभी तक तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा किरदार रहा है और उन्होंने एक जो रात की तारीकी में जो एक धड़ल्ले से पूरे निज़ाम को तबाह करने की एक तरकीब थी, उसको उसके लिए रुकावट बने और उसके ऊपर गौर व फिक्र करने का जो है कौम को भी मौका दिया, खुद भी उन्होंने किया। और अब आगे जाके उनकी तरजीहात किस तरफ बैठती हैं, किस करवट बैठती हैं, फिर ही हम इसका
अंदाजा लगा सकेंगे कि वो कह रहे हैं कि वो कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं, वो जब सामने आएगा तो फिर उस पर आप कॉमेंट करेंगे ज़रूर। अच्छा, मेरा फिर वही सवाल है, आप क्या ये नई जो जमात जो सब कुछ तब्दील कर देगी, पढ़े लिखे जिसमें बड़े अच्छे लोग होंगे, ये गेट नंबर 4 से आएगी या गेट नंबर 8 से आएगी या ये कोई नया गेट होगा? ये अवाम के कंधों पे आएगी, अवाम, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को वहीं से होके अवाम के कंधों पे आएगी या मैं ना डायरेक्ट अवाम के कंधों पे आएगी? महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा जो अवाम को वो मुसद्दा या वो सोच या वो नारे या वो जुबान कायल करने में कामयाब हो जाए कि वाकई महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा किया जा सकता है, और ये वो प्लान है जिससे ये हो सकता है, तो मेरे जाती ख्याल में मैं तो कम से कम उसके पीछे होऊंगा। मेरे ख्याल में आवाम भी सारी कहेगी कि बिल्कुल ठीक है, ये खत्म होनी चाहिए चीजें, ये महंगाई और बेरोजगारी इसको ऐसी फांसी देनी चाहिए, ऐसा टांगना चाहिए इसको कि कभी कोई दोबारा। देखें, बात समझने की है, महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। क्यों नहीं ये निशानदेही करते कि ये महंगाई किसने की है? पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। मैं करूंगा, आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा, फिर इनको आपको समझ आएगी। ये जरा IMF का जो रिपोर्ट है ये आ लेने दें, क्योंकि ये डिले होगी थोड़ी सी, इस वजह से ये थोड़ा सा सारा कुछ डिले हो गया है। उसके अंदर भी सारे शवाहिद मौजूद है। यानी IMF का मंजूरी हो जाए, फिर बाद में महंगाई की कमी का नुक्ता नज़र भी बयान किया जाएगा, उसके एग्जीक्यूशन का प्लान भी दिया जाएगा, और फिर एक नई जमात जो है वो अपना प्लान जो लेके आएगी वो दीगर माजी की जमातों से मुख्तलिफ होगा। बहुत शुक्रिया दानियाल। निशानदेही भी की जाएगी कि ये महंगाई का जिम्मेदार कौन था, किसने क्या क्या किरदार अदा किया है और कितना कितना हिस्सा डाला इसमें, ये अहम है, ताकि वो चीज साफ शफाफ नंगी हो आवाम के सामने, पता चले उनको कि ये हमारे कातिल, ये हमारे मुआशी कातिल के जिम्मेदार। यानी निशानदही करके अवाम के सामने रखा जाएगा कि अवाम उनका एहतसाब कर सके। दानियाल अजीज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या समझते हैं जो मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमीयत उलमा इस्लाम फे वालों से, किस नुक्ते के ऊपर पहुंचेंगे, और इस आईनी तरमीम को क्या अब रोकने के लिए कोई हरबा कामयाब होगा? देखें, आईनी तरमीम को रोकने के लिए हरबा बड़ी अच्छी आपने बात की है। आज कुछ देर पहले एक MNA साहब अपना हुलिया बदल के बेचारे बड़ी मुश्किल से भागे हैं तहरीक इंसाफ के, और महफूज मकाम पे चले गए हैं पंजाब से बाहर। तो आल ये हो रहा है कि कई MNAs को वोट पूरा करने के लिए पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इजलास जब होगा उससे पहले वो आइनी तरमीम कोई ना कोई ऐसा अदालत से कोई ऐसा रिलीफ आ जाएगा जिस पे फ्रॉडकास्टिंग और दीगर मामला जो हैं जो इनकी फेवर में चले जाएंगे। अब जहाँ तक बात है, यासर साहब दो चीज़ ज़हन में रखिएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अवाम की, उस दिन उन्होंने ख़ुद कहा कि हमने अवाम की तरफ देखना है, और मौलाना साहब को नज़र आया कि उनके एक फ़ैसले से उन गली मोहल्ले चौकों चौराहों कूचों पर मौलाना साहब का नाम लिया गया जहाँ पे शायद कोई इस जमात को जानता भी नहीं था। तो अब मौलाना साहब की आज भी सहाफ़ियों से जो एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जो एक लंबी चौड़ी बैठक हुई है, वैसे आपने राना साहब बड़ी बात की कि जहाँ पे कोई इनकी जमात को जानता भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसी थी। देखें, क्या कभी इन्होंने पंजाब में से कोई इलेक्शन जीता? ना। क्या इनके वोट इतने थे? तो फिर हमें मान लेना चाहिए ना। तो बाकी बात यह है कि आज मौलाना साहब ने बिल्कुल कहा जी मैं आईनी अदालत के हक़ में हूँ, लेकिन उसके लिए आईनी अदालत के लिए रूल होने चाहिए ना। आईनी अदालत ये तो नहीं होनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म जो है अपनी मर्ज़ी से कर ले। अगर आप ज़रा गौर करें ना यासर साहब, मैं बिल्कुल क्लियर कर, अगर आप गौर करें इस सारी तरामीम के चीज़ें जो देखें, इनके पीछे सिर्फ आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किस तरह करना है। पीछे सिर्फ एक चीज़ नजर आएगी कि जनाब किस जमात पे बैन किस तरह लाना है, किस शख्स का केस किस जगह फेंकना है, किसके साथ क्या करना है। भाई इस आईनी तरमीम की अगर इतनी ज़रूरत है, 187 केस या 182 केस हैं आईनी, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं एक बेंच बना देते कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 सीनियर जजेस का बेंच बना दें कि ये तमाम आईनी मुकदमात ये सुनेंगे, रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट काम करे। ऐसा कौन सा तूफान आ गया है कि एक आईनी अदालत बनानी है और उस आईनी अदालत को इतना पावरफुल करना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका बगल बच्चा लगे, सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी ताकत खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार खत्म हो जाए। ये सारा कुछ
बाजरत से 2 साल से इनकी हुकूमत है, अबूरी हुकूमत भी इनकी थी, अबूरी हुकूमत से पहले भी इनकी हुकूमत थी, उस वक्त ये क्यों नहीं किया गया? अब दरअसल मामला ये है कि अब बहुत सी चीज़ों पे, बहुत से ऐबों पे पर्दा डालने के लिए, बहुत से मामला कहीं बेनकाब ना हो जाए, कहीं पर्दे के पर्दा हटे और बहुत सी चीज़ें सामने ना आ जाए, उसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। आइन आइन आइन, पहले तो आप खुद आइन पे पूरा उतरे ना। क्या ये आइनी काम है लोगों को अगवा कर लेना, लोगों से जबरदस्ती वोट लेना? क्या ये आइनी काम है जो आप कर रहे हैं? खुद अपने मुंह से आप कह रहे हैं कि ये मजबूरी है। कल हमने, आपने सुना है ना, कल जी मजबूरी है, जरूरी भी है मजबूरी। क्या मजबूरी है? आपने कल जिन मुकदमात का जिक्र किया पीपल्स पार्टी ने, जिन मुकदमात का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे सदीकी साहब ने भी, इरफान सदीकी साहब ने भी, मुझे तो समझ नहीं आई बिल्कुल। अब ये आए ना कि अगर ये समझते हैं कि उन्होंने बार बार कहा ये गलती हो गई, हो सकती है जजेस, और जजेस से गलती हो सकती है, आपसे नहीं हो सकती। जजेस से आप गलती करा रहे हैं, क्या गलती जो है सियासतदानों से नहीं हो सकती? क्या गलती बाकी लोगों से नहीं हो सकती? यासर साहब, बात यह है कि ये बात ये भी है ना कि जो आप नई अदालत बना रहे हैं उसके बारे में गारंटी कौन देगा कि वहां से गलती कोई नहीं हो सकती? वो एररलेस। पहली बात यह है कि नई अदालत का इख्तियार आप किस तरह दे रहे हैं वजीर आजम को, कि वजीर आजम जजेस लगाएगा, चीफ जस्टिस वजीर आजम लगाएगा, तो क्या जिसको वो लगाएंगे तो वहां पर इंसाफ होगा? आप एक जगह किसी को एसएचओ लगाते हैं और आप वहां पे डीआईजी, बतौर डीआईजी एसएचओ लगाते हैं, उस एसएचओ की जरूरत होगी कि आपके बतौर डीआईजी आपके खिलाफ कोई केस आए, सुने? अच्छा राना साहब, एक और चीज़ है, बात ये करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, कि चले मान लें मिसाके जमहूरियत के मुताबिक ही कर रहे हैं, उस पर जो तरीक़ाकार था ना जजेस का, वो उसमें तहरीर ये किया गया कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी जिसके अंदर हुकूमत के 50% और अपोजिशन के 50% लोग होंगे, यानी हुकूमत के भी 50% और अपोजिशन के भी 50% लोग होंगे। फिर जजेस की तैनाती के हवाले से उसमें भी मुशावरत की जाएगी, अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत की जाएगी, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो नामों का ऐलान करेंगे। अब उसमें यह भी बात थी पीसीओ से हल्फ उठाया हुआ जजेस ना हो, उसमें फिर वफाक की 4 इकाइयों के लोग, यानी आपने बलूचिस्तान, सिंध, वहाँ से चीफ जस्टिस को भी साथ में लेना है जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया, और हाँ अगर किसी ने उठाया हुआ है तो उनके अलावा सीनियर तरीन जज होगा। तो ये सारी चीज़ें इससे सरफे नज़र कर दिया हुआ है और सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर मरकूज़ हैं कि आईनी अदालत बनाएंगे। उसमें यह भी बात है, ये नहीं है ये अब जो कह रहे हैं ना कि रिटायर्ड जज को शामिल करेंगे, उसके अंदर यह था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल जो शख्स है वही उसका जज होगा, तो वो तो फिर 65 साल तक के लिए अहल होगा। बात मैं वही कह रहा हूँ कि ये किसको नवाजने के लिए कर रहे हैं? ये सारा कुछ किसी को नवाजने के लिए और किसी को बिल्कुल खारे से बाहर फेंकने के लिए किया जा रहा है ना। इसके अलावा अगर आप कहें कि वैसे कुछ किया जा रहा है तो बिल्कुल ये एक झूठ है, और एक ऐसी झूठ की बुनियाद है कि जिसकी बुनियाद पर सारा बेड़ा गर्क होगा। देखें यासर साहब, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी खुल के अब सामने आना शुरू हो गई हैं। आपने पहले बात की कि आईनी अदालत, पहली बात है मैं उसको गैर आईनी अदालत कहूँगा कि वो गैर आईनी तरीके से बनाई जा रही है, जबरन बनाई जा रही है, और उसके बनने के बाद आप लिख लीजिएगा पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मोड़ आ जाएगा कि इसको बनाने वाले, इस पे राजीनामा लिखने वाले अपनी सियासत पे मातम करेंगे, अपनी सियासत को रोएंगे। आपने स्टार्ट में कहा इलेक्शन कमीशन साहब फैसला नहीं कर रहे, आज 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स ने कहा कि फैसला कर दें जनाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना पड़ेगा। हुजूर वो फैसला किस तरह करें, किस तरह वो फैसला करें? उनको हुक्म ही नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई सरप्राइज मिल जाए, किसी तरीके से हुकूमत से कोई सरप्राइज मिल जाए, कोई एक ऐसी चीज मिल जाए कि जिस पे जाके जनाब वो फैसला कर दे। मैं तो चाहूंगा कि अल्लाह करे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुबह ही वो जो है नजरसानी केस लगाएं, लगाकर 1 घंटे में फैसला करें यस या नो का, बात खत्म हो जाती है। किसके वाला सर नजरसानी? यार उन्होंने लगाना ही उस वाला है ना मेरे भाई, क्यों आप भी यासर साहब ताड़ी भी आता था, ये पैरे
सर सवाल तो मैं पूछ रहा सवाल हूं, मुझे बता देना। आपको नहीं पता, उन्होंने वही लगाना है। आप क्या समझते उन्होंने 8 फरवरी वाला लगाना है? मैं नजर सानी नहीं, आप वैसे ही अपील उन्होंने 8 फरवरी वाली लगानी है। 63 वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं जनाब, मैं महसूस नशिस्तों की जो नजर सानी अपील है ना, लगाएं, 1 घंटे में फैसला करें। 63 वाला जो फैसला होना, कागज पकड़े मुझसे लिखवा लें यार। किसको नहीं पता? बताएं क्या होगा? आप क्या होगा? हाथ उड़ जाएगा। 63 जनाब वोट डाल लें, उसके बाद नहली वो जो चाहती है गवर्नमेंट वो हो जाएगा फैसला। कि मैंने कल भी कहा था, मैंने और आपने रोजे मैशर भी एक जवाब देना है। आपने शायद 2-3 जगहों पे जवाब देना है, लेकिन मैंने तो उधर जवाब देना है ना। तो इसलिए मैं संजीदा बात को यार यूं ना उड़ाया करें ना, यूं ना उड़ाया करें, यूं ना। आपने पता नहीं कहां पूछ के जवाब देना है, क्या गल कर लवा कि ना कर लवा। बात यह है कि कुछ फैसले बोलते हैं वक्त से पहले और वो बोल रहे हैं, उन फैसलों पे ये काम होता नहीं। जब आपने एक बेंच तोड़, एक 3 रुकनी कमेटी में सीनियर 3 मेंबर को बाहर निकाल दिया और एक बहुत उनसे जूनियर मेंबर को रख लिया, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप एक अपनी मर्जी का बेंच बनाना चाहते हैं और उस बेंच से आप मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं? असूल तो ये था कि आप कहते हैं जनाब मैं जाते जाते अपनी यादगार इनिंग्स खेल के जाऊँ, ऐसी यादगार इनिंग्स खेल के जाऊँ कि हर शख्स जो है वो मुझे याद रखे और हर शख्स ये कहे कि यार वाकई बड़ा बेहतरीन तरीके से। जवाब दी तो आप ही की थी, आप अपने बयान के ऊपर कायम रहते हैं कि पार्लियामान को बंद कर दें। अगर आपने सदारती ऑर्डिनेंस ही लेके आने हैं तो 2019 का मौक़िफ़ और 5 साल बाद वाले मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली तो दिखाई देती है ना। इसलिए हम कम बोलते हैं, सच आखा दे भजन खाखा डरदी सच ना आखा। तो यासर साहब बात यह है कि बहुत सी चीज़ें, उनके बहुत से जुमले ऐसे हैं कि अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद चलाएंगे, रिटायरमेंट से पहले नहीं। काजी साहब एक वक्त था कि बुलाते थे, केरा काजी तारक की गल कर रहे हो? काजी फैजी साहब एक वक्त था कि सहाफ़ियों को बुलाते थे और उन्हें बाकायदा तौर पे कहते थे तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो। अब तो सहाफ़ी पैसे लेते हैं। अब तो नहीं यार, आप सहाफ़ी जो है डॉलर्स के लिए रिपोर्टिंग कर। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल ऐसे मैं तो क्या ना कि सच आखा ते भजन खाखा डरदी सच ना आखा। किस तरह क्या कहें? मुझे एक बात बता देना कि आपने हेडमास्टर देखा है कभी? हाँ जी, स्कूलों में हेडमास्टर होते थे ना, और जिस बच्चे ने शोर डाला उसको मारते थे। यहाँ पे जिसने शोर नहीं भी डाला ना उसको भी मारते हैं अदालत में। निकल जाओ भाई। अगर आपने देखें, एक हामिद खान साहब से सीनियर आदमी कौन है? कहते हैं हमें आप पे एतबार नहीं है, आपके जनाब दूसरे बेंच में लगा देते हैं इंसाफ के तकाज़े। सीनियरिटी एक तरफ, हामिद खान साहब काजी फायज ईसा साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं सर। मैं देखिए, मैं कह रहा हूँ एक वक्त आपको मालूम है कि बाकायदा तौर पे इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए थे वो। नहीं, इसके अलावा भी इनके बारे में बात ये होती रही कि हामिद खान साहब की वजह से काजी साहब केसेस डिले कर रहे हैं, हामिद खान साहब को बीच में से निकाले। भाई सीधी सी बात है, किसी को अच्छा लगे बुरा, इतने और जजेस हैं उनको लगाए, केस सुने, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं ना कि क्या ये जो 63A वाला है ना, फैसला मैं लिख के दे देता हूं, ये गवर्नमेंट की फेवर में जाना है। ये केस इतने केस क्यों नहीं लग रहे? 8 फरवरी का केस क्यों नहीं लग रहा भाई? कितना अरसा हो गया 8 फरवरी के केस को दायर किए हुए, क्यों नहीं लग रहा? मुझे बता देना। क्या उस पर पानी फिर गया? हाँ जी, क्या हो गया? पानी फिर गया। पानी फिर गया ना, फिर अवाम भी पानी फेरती कि इंतजार करें आप। चलें, इसी बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब साहब कर चुकी हैं। कमल शोजब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल शोजब साहिबा, आप खुद फरीक थी उस केस में, फैसला आया, 7वां इजलास हो गया आज उसका, इलेक्शन कमीशन का, नतीजा कोई नहीं निकला। ये नतीजा कब तक निकलेगा या अभी दम पे लगा के रखा हुआ है? या इस पे एक इजाफा कर ले, मेरा ख्याल है 10 इस पे इजाफा कर ले, 10वें के बाद निकलेगा। तो किसके बाद? 10वें के बाद। अच्छा, 10वें के बाद। 7 हो गए ना इजलास। थैंक यू वेरी मच यासिर। देखिए, राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 10वां या 40वां पता नहीं क्या होता, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और फैसला जब आ गया था, फैसला तो 13 जुलाई को आ गया था, अब तो डिटेल फैसला भी आ गया। पता नहीं इन्होंने मुसद्दस हाली का इंतजार करेंगे या क्या करेंगे। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन एकम्प्लिस है इस सारी
सारी वारदात जो बारीक डली है और जो जिस तरह इन्होंने हमारी सीटें बांटी थी ना वो मिठाई के डब्बों में डाल के और खैरात के तौर पे अपनी मनपसंद पार्टियों में, वो वापस लेके जो उसके असरात हैं अब उससे बाहर निकलने की वो तरकीबें सोच रहे हैं कि जनाब जिस तरह हमने 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर ली थी, अब वो कौन सा नया रास्ता खोलना है, कौन सी सुरंग खोदनी है जिसके थ्रू हम ये सारा ड्रामा करें। देखें, फॉर्म 47 करके देख लिया, बाकी सारे तमाशे करके देख लिए, तो वो अब इनका कोई वो क्या कहते हैं, पानी में मधानी डाली हुई है, मक्खन तो आना नहीं है, तो ये इजलास ही निकलते रहेंगे। अल्टीमेटली अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले नहीं मान रहे हैं तो फिर ऑल आउट आ जाए बाहर सामने, फिर जो इलेक्शन कमीशन और उनकी जिनके हाथ में डोरे हैं वो सारे मिलके आके बता देंगे जनाब कोई आइन, कोई कानून, कोई जमहूरियत कुछ भी नहीं है, ये सारा कठपुतली एक तमाशा हमने बनाया हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए, और वो अब हम कठपुतली तमाशा भी साइड पे करें, ये तमाशा बंद करें, ये तमाशा नहीं लगाना अच्छा लगता। अच्छा ये बता दें कि कल से आपका एहतजाज शुरू हो रहा है, कल भी एहतजाज की कॉल है, परसों भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के वाइड वकला जा रहे हैं और उसके अगले दिन फिर जलसा भी है। जलसे के अभी तक आपको इजाज़त नहीं मिली, तो क्या पिंडी में मैदान लगाएंगे? देखिए, अगर जलसा हमने अयूब पार्क में करना है और अगर ये अयूब पार्क में जलसा नहीं करने देंगे तो हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि जलसा हमारा कानूनी हक है बल्कि हमारा आईनी हक है। ये राना साहब, ये बात मैं रिपीट करती हूँ, करती रहूंगी कि ये आइन की जो मुकद्दस किताब है जिसको उठा के फेंक दिया गया है या जिसको अब मुकम्मल दफनाने की तैयारी हो रही है, इसका आइन का आर्टिकल 14 से लेके आइन के आर्टिकल 18 तक हर किस्म की आज़ादी जो एक शख्सी आज़ादी है और डिग्निटी ऑफ मैन का जिक्र है, इसमें राइट टू असेंबली भी है और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल जमात का या किसी भी एक शख्स पे वाहिद का या एक जमात का हक है जिससे हमें महरूम किया जाता है और एक बेबुनियाद इल्जाम के तहत किया जाता है जिसको आज तक अदालतों में प्रूव नहीं किया जा सका, जिसकी मद में 9 मई की मद में हमारे 82 लोग इस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट में एक बहिमाना तशद्दुद और एक अनफेयर ट्रायल काट रहे हैं। सो एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि वो आइन और कानून के मुताबिक हैं, वो जिले इलाही के हुक्म के मुताबिक नहीं है। तो पीडीएम की जमातें जो शबो खून मार रही हैं पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करके और जाली मैंडेट इस्तेमाल करके, उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा कमल साहिबा, फर्ज कर लें इजाज़त नहीं मिलती, पीसफुल आपका हक तो है, लेकिन इजाज़त देने की बातें नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि अब कोई क्रॉस करके आएगा तो फिर जवाब भी हम देंगे, और वो हाथ का इशारा बाकायदा तौर पे किया है। अब अगर इस तरीके से ट्रीट करने पे आ जाते हैं तो फिर जलसे या एहतजाजों का क्या बनेगा? देखिए, इस तरीके से तो ये हमें पिछले 2.5 साल से ट्रीट कर रहे हैं। इस मुल्क में फस्तायत के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। वो हमारा भाई जिसने अभी नेजा फेंक के रिकॉर्ड कायम किया है वो तो अभी हुआ है ना, उससे पहले तो फस्तायत का, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, खवातीन पे तशद्दुद करने का, पॉलिटिकल खवातीन को घरों से उठाने का, चादर चार दीवारी की पामाली का, लोगों के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नाम पे बच्चों को मार देने का, खवातीन की गंदी वीडियोस बनाने का, लोगों की माँ बहन बेटियों को उठाने के रिकॉर्ड तो पाकिस्तान में, और लॉलेसनेस का रिकॉर्ड जो है वो कायम करने ही जा रही हैं। तो वो बेशक हाथ हिला के करें या हाथ नचा के करें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद फॉर्म 47 की जाली मुसल्लत शुदा हुकूमत की एक एहलकार हैं और बिठाई गई हैं ला के। लेकिन बात यह है कि हमें इजाज़त तो हम एक सिर्फ कानून की पाबंदी करते हुए मांगते हैं, आइन हमें इजाज़त देता है। अगर ये नहीं हमें करने देते तो आइन की ये वायलेशन करते हैं, बहुत सारी वायलेशंस के साथ ये भी आइनी वायलेशन ये कर रहे हैं। सो एहतजाज करना हमारा हक है और पीसफुल एहतजाज हमने करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा कमल साहब, आपकी दरख्वास्त पे ही फैसला हुआ है, सारा कुछ चला है। अब मुझे बता दें कि कितने दिन आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे दे, या उससे पहले आप कोई एप्लीकेशन देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि तफसीली फ़ैसला, और उर्दू में भी आ गया है, ताकि कई लोगों की इंग्लिश मेरी तरह कमज़ोर होती है ना, अब तो उर्दू में भी आ गया है, तो ताकि एक एक लफ्ज़ पढ़ सकें। तो अब आप कितने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से रजू करने जा रहे हैं कि जनाब इंसाफ तो दे दें, जो इंसाफ आपने किया उस पर अमल दरामद तो करवा दें? राना साहब, एक मसला हो गया राना साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी हमें पता लगा कि उर्दू भी लोगों की बड़ी कमज़ोर है, वो का और की काट के फिर लिखने की कोशिश की जाती है। तो अब हम कोशिश करेंगे आसान उर्दू में फैसला आ जाए, आसान उर्दू में।
तो बहरहाल आसान उर्दू का हम फैसला लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भी हम चाह रहे हैं कि कोई शुएब साहब नामी एक शख्स है, उनको बता दिया जाए ताकि वो ट्रांसलेट करके मजीद आसान अल्फाज में बता दें मुतल्लिका लोगों को। बट एनी हाउ देखिए, ये हमारी जो लीगल कमेटी है वो इसको देख रही है और मेरे जो आपको पता है इस केस में लीड काउंसिल थे वो सलमान अकरम राजा साहब थे, जो कि पार्टी के अब सेक्रेटरी जनरल भी हैं और उनकी पूरी इस चीज़ पे नज़र है और इस चीज़ पे पूरी डिस्कशन इंशाल्लाह हो रही है और बहुत जल्द हम अपने लाए अमल के साथ मैदान में उतरेंगे। ये राइट हमारी खवातीन का है, ये इमरान खान के नाम की सीटें, ये उनका मैंडेट है जिसको पहले भी बारीक वारदात डाल के, बल्कि अब तो बारीक वारदात नहीं, दिन दिहाड़े नंगी वारदातें करके तो पेश किया गया था और वो इनसे वापस जब आइन और कानून के तहत लिया है तो अब ये देने को तैयार नहीं है। तो जो लूटा हुआ चोरी का माल है उसकी बरामदगी हो गई है, मगर अब वो वापस हकदार को देना नहीं चाह रहे, बीच में से अपना पता नहीं कितना भत्ता और वसूल करने की कोशिश हो रही है, जो कि अब हम इन्हें करने नहीं देंगे। बरामदगी हो गई है और एक सवाल पूछ लो अगर इजाजत जी, आखिरी सवाल दे दें। आज कौन सा एमएनए था जिसको पकड़ने की कोशिश की गई और फिर वो बेस बदल के निकल गया? मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली अंदर की बात बताऊं, राना साहब भेस बदलने के हम सारे ही एक्सपर्ट हो गए जब से हमारे पे बगावत के, गद्दारी के, पता नहीं केड़े केड़े फतवे इन्होंने लाए, तो भेस बदलना अब हमें कोई मसला नहीं रहा है। इसी तरह ही हमने अपना बच बचाव किया है, तो भेस बदल के निकलना अब आसान रह गया। लेकिन एक देखिए कितनी बड़ा ये पार्लियामेंट पे आपने देखा है कि किस तरह दिन दिहाड़े अटैक करके जो असेंबली के मेंबरान का इस्तेहकाक है उसको भी वायलेट किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब आप जमहूरियत का ही जनाजा निकाल दें, जमहूरियत का जनाजा तो निकला ही निकला, देश बदलने से बेहतर है कि भेस बदलने का आर्ट आपको आ जाए। तो चले, कुछ वक्त तो अच्छा गुजर सकता है। बहुत शुक्रिया कमल चौधरी हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बहुत से अदवार चले मुलाकातों के, मुज़ाकरातों के, और फिर एक नतीजा ये निकला कि कोई नतीजा ना निकला, क्योंकि जितनी दौड़ें लगी हुई थी सांस फूल गए मनाने में, चक्कर लगाने में, मुसविदा दिखाने में, एक एक निकात को उठाने में, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा ना निकला। फिर अब दौड़ें फिर से शुरू हैं, मुज़ाकराती टीम फिर से इधर उधर रवां दवां है। लेकिन इसी बीच में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कोई लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मुसविदा जो है, जो हो सकता है कि उधर भी तैयार हो रहा है और उसको पेश किया जाएगा। इत्तलात ये हैं कि अगला जो कौमी असम्बली का इजलास होगा 54 उसमें आर्टिकल में तरामीम की बजाय 26 आर्टिकल्स में तरामीम की बातें हो रही हैं। लेकिन उस 26 में किस किस जमातों की सिफारिशात शामिल होंगी, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली साहिबा ने। शाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिदा साहिबा, अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक कब पहुँच रहे हैं, और फिर जो आइनी तरामीम है उस पर क्या जमीयत अपना कोई मुसविदा तैयार कर रही? जी बिल्कुल, जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब तो ये है कि बिल्कुल हम अपना मुसविदा तैयार कर रहे हैं और इस पे पहल जो है वो बिलावल जरदारी भुट्टो ने की है और स्पेशल कमेटी में ये चीज़ सामने आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो हर पार्टी अपनी वहाँ पे रख दे, और इसलिए वहाँ पे फिर हमारी पीपल्स पार्टी के साथ ये बात तय पाई कि हम अपने अपने मसावदात बनाएंगे। और मौलाना साहब ने ये कहा कि अच्छा ही हो कि तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड हो, और स्पेशल कमेटी में चूंकि तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी भी है तो हम ऐसा मुसविदा तैयार करें जो कि यूनानिमस हो, कि जब हम कहते हैं कि हम आवाम की फलाह के लिए आए हैं तो फिर यहाँ पे हर पार्टी की नुमाइंदगी है, तो हमें फिर कम से कम इख्तिलाफ करना चाहिए और वो चीज़ सामने लानी चाहिए जिसमें मुश्तरकात हों। तो ये फैसला हुआ था। पहला सवाल आपका कि जी तहरीक इंसाफ के साथ, बिल्कुल तहरीक इंसाफ वालों ने मुलाकातें की हैं, हमारी भी मुलाकातें हुई हैं आपस में जॉइंट। एक जो आज खलफशार है पाकिस्तान में मौलाना साहब जो कि एक ज़ीरक सियासतदान है, उनकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो सिनारियो बन गया है
उसमें इख्तिलाफ कम से कम आ जाए और जिस पार्टी का हक है उसका कंसिडर किया जाए। तो हमारा तो यही एक मिशन भी है, चूंकि हम अपोजिशन में हैं, लेकिन अगर हम में कुछ मुश्तरकात है तो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। इख्तिलाफ बरा इख्तिलाफ का वक्त नहीं है, क्योंकि मुल्क अब एक नाजुक मोड़ पे है। तो इसीलिए हमारी मुलाकातें जो हैं वो हमारे दरवाजे भी हर एक के लिए खुलें और जो पहल करता है हम भी वहाँ पे जाके मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बताइएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, ये जो इजलास होना शुरू होने लगा है चंद दिन बाद, क्या इसी इजलास में मसवदा पेश कर दिया, आईनी मसवदा पेश कर दिया जाएगा, या अभी इस पर मज़ीद बहस होगी, मज़ीद लोगों से मुशावरत की जाएगी? जी, ये तो हुकूमत ही ज़्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हमारी पार्टी का, तो अभी तो हमारी एक्सरसाइज है वो जारी है। मैं नहीं समझती कि इतना जल्दी हम इस इजलास में हम इसको ले करने के काबिल बनेंगे। अभी तो हमारी मशावरत जारी है, लेकिन जहाँ तक हुकूमत की अर्जेंसी है, हुकूमत शायद उस पर कोशिश करेगी कि इजलास में अपने नंबर भी पूरे करें और यहाँ पेश किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सूरत हाल में ऐसी कोई सूरत नज़र आ रही है। अच्छा शाहिदा साहिबा, इब्तदाई तौर पे मौलाना ने कहा था कि किसी एक नुक्ते पर भी हम मुत्तफिक नहीं हुए, किसी एक पर भी। अब जो आप लोग तैयार कर रहे हैं वो कुछ निकात उनके और कुछ आपके हैं या कुली तौर पे तब्दील है? देखें, मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि ये मुसवदा इस वक्त हम इसलिए मुस्तरद करते हैं कि ये क्योंकि एक मुकम्मल पैकेज है। अगर इसमें हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और किसी को छोड़ते हैं तो फिर भी वो चीज़ उस तरह पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा इख्तिलाफ तो हुकूमत और हमारा उनकी अर्जेंसी का था कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आप इतने थोड़े वक्त में इस पे बहस भी हो, कैबिनेट भी देखे और फिर सारा इसको लेके जाए। जब आप तरमीम करने लगे हैं तो बल्कि हर एक पार्टी को टाइम मिलना चाहिए और उसमें जो जैसे अगर मैं आपको जिक्र करूं आईनी कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आईनी अदालत है, वो उसकी रिफॉर्म्स की हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, लेकिन अगर उसके इख्तियारात आप इतने ज़्यादा बढ़ा दें कि वो सुप्रीम कोर्ट के ओवर एंड अबव आ जाए तो फिर ये तो मुनासिब नहीं होगा। तो आपको वो तमाम चीज़ें देखनी है कि इस्लाहात किस तरह करनी है। अगर आप एक्सटेंशन चाहते हैं तो एक्सटेंशन किसी फ़र्द के ना हो, क्योंकि कानून जब बनता है वो सिर्फ एक शख्सी बुनियाद पे नहीं बनना चाहिए, बल्कि वंस फॉर ऑल ऐसे उसमें पैकेज हो कि हर एक उससे मुस्तफ़ीद हो सके, किसी शख्स के लिए ना हो। तो फिर ये बुनियादी नुक्ता तो यहीं से शुरू हुआ इख्तिलाफ का कि हमें किसी को मद्देनज़र रख के कानून नहीं बनाना, बल्कि जब हम इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसमें तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। और सबसे पहला जो हमें मुसवदा मिला उसमें पहला आर्टिकल 8 और क्लास 2A है, जो कि इंसानी हमारे ह्यूमन राइट से मुतसादिम था। तो इसलिए जब बिस्मिल्लाह हमें एक्सेप्ट नहीं थी वहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया है, तो फिर एंड तक तो कुछ आके हम जाते और फिर उस पर बहस करते। तो इसलिए हमने कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं और फिर इसकी रिफॉर्म्स पे जाएंगे। अच्छा शाहिदा साहब, आपने असम्बली में वो सारी चीज़ें देखी, असम्बली के अंदर एक हमला हुआ, अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया गया, उस पर एक कमेटी बन गई, कमेटी ने एक फ़ैसला देना था, हमने आपका भी सुना सारा उसमें। जब बात यह है कि कमेटी तो पड़ गई, अब उस कमेटी की मुद्दत भी गालबन पूरी हो गई होगी, जितने दिन हो गए। ये कोई इतना मुश्किल है नहीं था कि ये कैमरों की भी रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। तो क्या ये पार्लियामेंट पे हमला जो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि अंदर से आके कितने लोगों को ले गए? पहले भी होता रहा 1 या 2, ये तो बहुत कम ज़्यादा हो गया। तो इस पर कोई फैसला आपको आता हुआ नज़र आता है? कोई आपकी पार्लियामेंट के अंदर से कोई आवाज़ इस पर ऐसी नज़र आती है कि जो इस पर अमल करवा दें? जी, एक तो सबसे पहले बिल्कुल इंतहाई काबिल मुज़म्मत वाक़या था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि मैंने वहाँ पे मैंने बरमला
फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा, कमेटियों में भी, मीडिया पे भी, कि मेरे अपने पॉलिटिकल करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट लॉजेस पे हुआ था, उस पे भी हमने मजम्मत की थी, और कहीं अगर किसी ने कोई इकदाम किया पार्लियामेंट की तरफ, सिर्फ बड़े ही थे, उस पे भी हमने मजम्मत की थी, एहतजाज किया था। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर ये वाकया हुआ, ये बिल्कुल एक पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उस पे कारी ज़र्ब था, और हमने खुद स्पीकर से बड़ा एहतजाजन लहजे में हमने कहा कि इस तरह होना नहीं चाहिए और आप जिम्मेदार हैं, आप फौरी एक्शन लें। तो स्पीकर ने एक जो कमेटी बनाई है इंक्वायरी के, वो सेक्रेटेरिएट के अंदर बनाई थी इंक्वायरी के लिए। और जो सेकंड स्पेशल कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब इस वाक़ये की मजम्मत की और उसके साथ ही ये सजेशन दी कि पार्लियामेंट में ये जो पे दर पे इस तरह हम पे वार किए जाते हैं और मुख्तलिफ हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, उस पर क्वेश्चन मार्क भी होता है, तो क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए जो कि पार्लियामेंट के इन तमाम चीज़ों को देखे। तो ये स्पेशल कमेटी इस लिहाज से तो इस वाक़ये को ज़रूर हमने वहाँ देखा है कि जो पार्लियामेंट का स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट है, क्योंकि जब से ये पार्लियामेंट आई है तो बहुत ही सबसे कम टाइम जो है वो अवाम के फलाह के लिए हमने वहाँ पे काम किया है। बाकी तमाम हम पर्सनल अटैक्स में गए हैं। तो अपनी अपनी तरजीहात पे ये काम करते रहे और अपनी अपनी बात पे काम करते हुए आगे बढ़ने की तगोदो कर रहे हैं और अवामी मामलात पे बात नहीं कर रहे। शाहिदा अख्तर अली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।